अस्सलामुअलैकुम। आज मुसलमानों की हालत ज़ात देखकर हम इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं कि मुस्लिम मुआशरा हमेशा से ज़वाल का शिकार रहा है। हम में से बाज़ ये समझते हैं कि मुसलमान हमेशा से कसमपुरसी की ज़िंदगी बसर करते रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत के ख़िलाफ़ है। सच ये है कि तारीख़ में एक दौर ऐसा भी आता है जिसमें मुस्लिम मुआशरा तमाम मुआशरों से आगे था। उनके शहर दुनिया में तमाम शहरों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और तिजारत के मराकज़ थे। उलूम व फ़नून में भी उनका कोई सानी ना था। ये दौर मुस्लिम ओहदे ज़र्री के नाम से याद किया जाता है। उस दौर के साइंसदानों के काम के समरात हम आज तक पा रहे हैं। आज हम इन्हीं में से एक साइंसदान के मुतल्लिक़ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मेरे साथी नवीद और वासे मौजूद हैं। आपने बसरा और शाम, ज़हरा और बगदाद की अज़मत के किस्से तो सुने ही होंगे। शहरों में आबादी को मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी और सहूलियात फ़राहम करना एक बड़ा चैलेंज होता है। इन मुश्किलात पर काबू पाना इंजीनियर्स और मौजूदीन का काम है। इनमें से सबसे मशहूर और मारूफ इस्माइल इब्ने अल-रज़्ज़ाज़ अल-जज़री हैं। ये अपनी नित नई और इनकलाबी ईजादात की वजह से जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं वासे की जानिब, जो हमें बताएंगे कि अल-जज़री ने कैसे और किन हालात में अपनी ज़िंदगी बसर की। कदीम अरबी ज़ुबान में मगरबी शुमाली इलाका जो इराक़ का था उसको अल-जज़रिया के नाम से जाना जाता है। आज से 800 साल पहले वहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, जो कि आज भी है। उस इलाके में तुर्की हुक्मरान हाकिम थे। इसी इलाके में अल-जज़री ने जन्म लिया। वहीं आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर वहीं आप एक हाकिम के साथ मुंसलिक रहे। नवीद, हमें अल-जज़री की असल तारीख़ पैदाइश के बारे में तो नहीं इल्म, मगर ये कहा जाता है कि वो 12वीं सदी के आखिर में पैदा हुए। नबील, उस ज़माने की साइंसी हालात के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि तब साइंसदानों, स्कॉलरों और मुख्तलिफ मुसव्वरों को सरपरस्ती हासिल थी हुकूमत की। हुकूमत उनको पैसे देती और उनसे अपने मर्ज़ी का काम करवाती। वो वहीं के उन्हीं के महलात में रहते और उनसे ही ज़िंदगी भर मुंसलिक रहते। इस सिस्टम को पैट्रोनेज यानी सरपरस्ती के सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अल-जज़री के वालिद भी एक मशहूर इंजीनियर थे और तब के हाकिम के महल में काम करते थे। अल-जज़री ने भी अपनी इब्तदाई तालीम उन्हीं से हासिल की और फिर अपनी तालीम मुकम्मल करके उसी हाकिम के महल से मुंसलिक रहे। वहीं आपने बेशुमार कुतुब और इजादात की, जिनका जिक्र आगे जाके हम प्रोग्राम में करेंगे। अल-जज़री के रिसर्च के और इजादात करने के स्टाइल के बारे में एक चीज़ नहायत मुनफरिद है। वो ये है कि आप हिट एंड ट्रायल का तरीका इस्तेमाल करते थे, यानी कि आप पहले से कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड को इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही आप कोई हिसाब किताब करके अपनी इजादात या अपनी मशीनें बनाना शुरू करते थे, बल्कि आप ये करते थे कि अपनी मशीनें बनाना शुरू करते थे और फिर जहाँ जहाँ कोई गलती होती थी तो उसको दुरुस्त करके उस मशीन को ईजाद करते थे। इसी मेथड को हिट एंड ट्रायल के तरीके के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपकी कौम ने आपको बदीउल ज़मा, शेख और रईसुल अमाल के अलकाब से भी नवाजा। ये आपकी ही मेहनत और लगन और आपकी इजादात का नतीजा था कि जब नासरी खुसरू अपने सफ़र में आबिद, जो कि अल-जज़रिया का एक मशहूर शहर था, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैंने बेशुमार महलात देखे हैं, मैंने इंडिया के महल भी देखे हैं, उसके अलावा मैंने बेशुमार ईरानी महल भी देखे हैं, लेकिन अल-जज़री के उसूलों पे काम करने वाले इस महल को देख के मैं बिलाशुबा ये कह सकता हूँ कि कोई भी इसका सानी नहीं। हमने अब ये तो जान लिया कि आपके ज़िंदगी के अहवाल क्या थे, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी बसर की, लेकिन जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट रहा है कि हम ये इंट्रोडक्शन और लाइफ स्केच के बाद उस साइंसदान के साइंसी कारनामों पर रोशनी डालते हैं। उसके लिए मैं दावत दूंगा नवीद अहमद को। बहुत शुक्रिया वासे। अल-जज़री का शुमार मुसलमान दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स में होता है और इनकी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, और अगर उस लिहाज से काउंट किया जाए तो ये बिलाशुबा मुसलमानों के सबसे बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे। आपने अपनी किताब फ़ी मारिफत, जिसे इंग्लिश में
द बुक ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है, 50 से ज़ायद खुदकार यानी ऑटोमेटिक मशीन्स बयान की हैं। और ना सिर्फ बयान की हैं बल्कि इंतहाई डिटेल्ड डायग्राम्स के थ्रू और तस्वीर के ज़रिए उसको दिखाया गया है कि अगर कोई इंजीनियर इस किताब को पढ़े और ख़ुद भी शौक़ रखता हो इन चीज़ों को बनाने का तो वो भी बना सकता है। फिर आपका बहुत सारा काम था। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंजन्स के ऐसे पार्ट्स आपने बनाए और आपने इंजन्स में कोनिकल वेल्व्स इस्तेमाल किए जो कि बाद में लियोनार्डो डा विंची ने यूज़ किए, जिसको उस पर पजीराई मिली। लेकिन किसी वजह से ये काम अल-जज़री के साथ मुंसलिक ना हो सका। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि लियोनार्डो डा विंची का इन वेल्व्स पे जितना भी काम है वो सारा का सारा अल-जज़री के काम की कॉन्टिन्यूशन है। यूँ तो अल-जज़री की बहुत सारी इजादात हैं, लेकिन मैं दो का जिक्र करूँगा जो ना सिर्फ उसकी काबिलियत का इज़हार करती हैं बल्कि उसकी शख्सियत की नफासत का भी पता चलता है। अल-जज़री ने बहुत सारी मशीनें बनाई, जैसे कैंडल क्लॉक्स, कैसल क्लॉक्स, वाटर क्लॉक्स। इसके अलावा उसने इंजन के पुर्जे बनाए। क्रैंक शाफ्ट उससे पहले कभी यूज़ नहीं हुए, उसने इंजन में यूज़ किए, जो आज तक स्टीम इंजन में यूज़ होते हैं। अब उसकी दो मशीनों में से पहली मशीन है एलिफेंट क्लॉक। एलिफेंट क्लॉक दरअसल एक किस्म की वाटर क्लॉक है जो कि पानी के सिस्टम से चलती है। ये एक खुदकार मशीन यानी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी तस्वीर देखने वाले स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक नीचे एक हाथी है, उसके ऊपर एक महाबत बैठा हुआ है जो कि बेसिकली रोबोट्स की छोटी छोटी इकसाम है ये, जो कि अल-जज़री ने जोड़ के एक पूरी क्लॉक बना दी है। उसके ऊपर आप देखें तो इसमें चाइनीज़ सरपेंट यानी चाइनीज़ अज़दहा या चाइनीज़ ड्रैगन दो बने हुए हैं, ऊपर एक फैल्कन है और उसके ऊपर फिर घंटा नापने के लिए और मिनट नापने के लिए नीचे एक सुई लगी हुई है। और सबसे ऊपर टॉप पे एक छोटा सा बर्ड है जो कि हर आधे घंटे बाद घूमता है और हर आधे घंटे बाद टाइम बताता है। इसका बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि जो हाथी का इस वक्त जिस्म है उसके अंदर पानी है और उसके अंदर एक बॉल फ्लोट कर रहा है। वो जब आधे घंटे तक वो फ्लोट करता रहता है और आधे घंटे के बाद जब वो सिंक होता है तो उसके बाद फिर एक रोटेशन होती है उस सारे प्रोसेस में और आधे घंटे का ऐलान वो चिड़िया घूम कर करती है। और ये बड़ा ही हैरत अंगेज़ मैकेनिज़्म है जो कि 13वीं सदी में अल-जज़री ने एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई। एक दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है म्यूज़िकल रोबोट बैंड। उसने बेसिकली बुनियादी तौर पर ये किया कि एक किश्ती थी और उसके साथ एक झील पे उसने 4 छोटे छोटे ऑटोमेटिक रोबोट्स, जिसे हम आजकल की ज़ुबान में कहेंगे खुदकार मशीनें, छोटे छोटे मॉडल्स उसने रखे वहाँ पे। और हर एक के हाथ में एक ना एक इंस्ट्रूमेंट था, कोई ड्रम था, किसी के पास वायलिन और इस तरह की चीज़ें। और आजकल के ज़माने में तो रोबोट्स को जैसे प्रोग्राम किया जाता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस ज़माने की बेसिकली ये प्रोग्रामेबल एक डिवाइस थी और उनको उसने इस तरह से प्रोग्राम किया, सेट किया था ऑटोमेटिकली कि 50 से ज़ायद हरकत वो करते थे अपने चेहरे की और अछाम की। और ये मुख्तलिफ तकरीबात में यूज़ किया जाता था इनको गाना बजाने के लिए और मौसीकी के लिए। तो ये उसकी नफासत को भी पता देती है कि वो आर्ट्स में भी बड़ा दिलचस्पी रखता था। फिर इसके बाद अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आएँ जहाँ पे हम आज खड़े हैं, ये एक वर्कशॉप है गाड़ियों की, ऑटो वर्कशॉप। और आप देखें तो इस इंजन के काम से लेकर इसे क्रैंक शाफ्ट के बनाने तक, इस बारीकी तक अल-जज़री का काम है। और दर हकीकत आज जो भी गाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है उसमें क्रैंक शाफ्ट के बगैर तो इंडस्ट्री है ही नहीं, और वो इजाद किया अल-जज़री ने। अल-जज़री बिलाशुबा एक बहुत बड़ा इंजीनियर था कि उसने उस ज़माने में, आजकल तो आपके पास बिजली है, पावर की और रिसोर्सेज हैं, आप बटन चलाते हैं तो आगे से चीज़ें चल पड़ती हैं। लेकिन उस ज़माने में कि जब बिजली या पावर का कोई तसव्वुर नहीं होता था, उसने 13वीं सदी में ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई जिन्हें आजकल हम रोबोट्स कहते हैं। तो बिलाशुबा अल-जज़री का शुमार रोबोट्स के बानियों में होता है कि उसने उस ज़माने में खुदकार मशीनें बनाई। फिर इसके अलावा उसका काम था वाटर रेजिंग मशीन में, यानी कि पानी को ख़ास सतह तक लेके जाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन उसने बनाई। और उसने इस ज़मन में एक ऐसी मशीन बनाई जो हैंड वॉशिंग मशीन थी। आप उसमें हाथ धो सकते थे, इसमें से
गदला पानी खुद ब खुद चला जाता था और साफ़ पानी आ जाता था। और ये एक ज़माने में वज़ू के लिए भी ये मशीन यूज़ होती रही है और ये बड़ी लोगों के लिए आसानी का बायस बनी है। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया। मिसाल के तौर पे इसने क्या किया कि दरिया से पानी लिया, वहाँ पे एक पहिया लगाया, वो पहिया जब घूमता था और वो उसी पानी से घूमता था जो कि आगे सप्लाई होता था। तो ये भी एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन थी कि खुदकार मशीन थी कि जिसमें पहिया घूमता था, उसी पानी से जिस पानी ने आगे जाना है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता था और फिर वो पानी आगे मसाजिद और अस्पतालों में जाता था। तो ये बड़ा अच्छा उसका था। अल-जज़री बिलाशुबा मुसलमान दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियर हैं और इनका बहुत सारा काम पब्लिश नहीं हो सका, लेकिन जितना भी हुआ है और जितना भी काम उन्होंने किया वो बहुत ही आला पाए का काम। अल-जज़री की ईजादात अपने अंदर एक खूबसूरती का अंसर रखती हैं, ऐसी खूबसूरती जो किसी मुसव्विर या फनकार के हाथ का काम लगती है, लेकिन इसके साथ ही वो तकनीकी पहलू से भी बहुत अहम है और अपना मकसद पूरा करती हैं। दरअसल उनके पीछे काम करने वाला मिकानिया नहायत अहम है। मौजूदा दौर में उनकी ईजादात शायद बाज़ लोगों को मामूली लगें, लेकिन सच ये है कि उनकी ईजादात के पीछे काम करने वाला आइडिया आज भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जैसा कि नवीद ने आपको बताया, इतालवी नशत सानिया की सबसे मशहूर हस्ती लियोनार्डो डा विंची भी का काम भी अल-जज़री के काम की बेस पर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल-जज़री के काम का मौजूदा दौर की तरक्कियात से एक गहरा ताल्लुक़ है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके कोई सवालात हैं वो भी पूछने से गुरेज मत कीजिएगा, हम आपके फीडबैक पर रिएक्ट करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है pakistan@mta.tv। मैं रिपीट कर दूं, pakistan@mta.tv। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे नबील अहमद, नवीद अहमद और अब्दुल वासे को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।